नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लगभग 45 साल हो रहे हैं। अप्रैल में इसी साल 6 अप्रैल को 45 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के। 45 सालों में ये तीसरा दौर है परिवर्तन का भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले भी 2 बार परिवर्तन का दौर हम देख चुके हैं। इस बार परिवर्तन क्यों हो रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरह का हो रहा है, उस पर बात करें। उससे पहले ज़रा पिछले 2 परिवर्तनों पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको याद होगा कि 6 अप्रैल 1980 को जब स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी विचारधारा थी गांधीवादी समाजवाद, जिसको लेकर पार्टी चली और 1984 का लोकसभा का चुनाव लड़ी और पूरे देश से सिर्फ 2 सीटें आई पार्टी को। उसके बाद पार्टी में बड़ा विचार मंथन हुआ, अलग अलग स्तरों पर बैठक हुई, संघ परिवार में बैठक हुई और ये तय हुआ कि हमको बेसिक्स की ओर लौट जाना चाहिए। हमारी जो मूल विचारधारा है यानी एकात्म मानववाद, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने किया था, जो जनसंघ के संस्थापकों में थे और दुर्भाग्य से उनकी बड़ी अल्प आयु में उनका निधन हो गया। अब उसमें क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में हुई, उसमें आज जाने का समय नहीं है। लेकिन उसके बाद जो मंथन शुरू हुआ 1984 के चुनाव नतीजे आने के बाद से, 1986 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अध्यक्ष। मैं जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। और पार्टी फिर से एकात्म मानववाद की ओर लौट आई। गांधीवादी समाजवाद का रास्ता उसने छोड़ दिया। उसके बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव हुए। जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई पालमपुर में हिमाचल प्रदेश के, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पास करके ये तय किया कि वो अयोध्या आंदोलन में शामिल होगी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह का फैसला बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दुधारी तलवार होती है। आपको पता नहीं होता है कि इसका नतीजा क्या होगा, लोगों पर असर क्या पड़ेगा, लोग इसका स्वागत करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक जोखिम लिया, एक आंदोलन में शामिल होने का, जो जन आंदोलन बन गया। और आपको ये भी याद होगा कि 1990 में उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रथ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। सोमनाथ से या रथ यात्रा शुरू हुई, उसको अयोध्या तक पहुंचना था, लेकिन बीच में ही बिहार में समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए, 2 सीटों वाली बीजेपी 85 सीट पर पहुंच गई, जो राजीव गांधी के लिए बड़े अचरज की बात थी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, 1984 में इतने वोट मिले थे और 1989 में इतने % वोट मिले, तो उस समय 2 सीटें मिली, अब जो है 85 सीटें मिल गई। तो उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव हुआ था, तब भी उनको शंका थी। तो ये इस तरह की चुनाव आयोग पर, चुनाव प्रक्रिया पर शंका करने की जो प्रवृत्ति है राहुल गांधी में, वो अपने पिता से मिली है। तो 1989 का चुनाव, दुर्भाग्य से 1991 का चुनाव का नतीजा आया, तब तक राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से बीजेपी को अगर आप देखिए, उसका ग्राफ देखिए, 1991 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए हैं, 91 का चुनाव हुआ, फिर 96 में हुआ, फिर 98 में हुआ, फिर 99 में हुआ, उसके बाद जो है 2004 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ और अब 2024 में हुआ है। ये 9वां लोकसभा चुनाव है और किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 100 के नीचे नहीं गई। सबसे कम आई थी 2009 में, 112 सीटें आई थीं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती ही रही, बल्कि 2014 में उसको अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिल गया पहली बार, और 2019 में सीटें और बढ़ गईं, 303 मिल गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे बदलाव का विचार मंथन का दौर बड़ा लंबा चला, करीब 10 साल। 2004 में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई
और हार के बहुत से कारण थे। और उसके बाद एक समस्या आ गई कि अटल जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और आडवाणी जी के नेतृत्व पर पार्टी और संघ परिवार को पहले जैसा विश्वास नहीं रह गया। तो पार्टी में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया, जिसको 2010 में पूरा करने के लिए संघ ने हस्तक्षेप किया और नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली में जो नेता थे उनमें से किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन पार्टी में परिवर्तन का असली दौर शुरू हुआ 2013-14 में। 13 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। उससे पहले आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी के समय और उससे पहले नेहरू जी के समय भी भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिपरक राजनीति के खिलाफ थी। वो पर्सनैलिटी कल्ट के खिलाफ अपने को बताती थी, और संघ परिवार भी, कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं। लेकिन अटल जी की लोकप्रियता जब बढ़ी तो वो धीरे से वो मुद्दा बीजेपी ने छोड़ दिया, और अटल जी की पर्सनैलिटी को और उभारने के लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए जो भी प्रयास जनता में संभव है सब किए गए। फिर दौर आया नरेंद्र मोदी का 2013-14 में। पार्टी जो है वो संगठन और व्यक्ति दोनों को बराबर लेकर और कई मामलों में व्यक्ति को ज़्यादा प्रमुखता देने लगी। तो 13-14 में जो परिवर्तन आया भारतीय जनता पार्टी में, उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ को भी जोड़ लीजिए, अपने इतिहास में पहली बार अपने दम पर स्पष्ट बहुमत लेकर आई। 283 लोकसभा सीटें मिली और 2019 में उसकी सीटों की संख्या बढ़ के 303 हो गई। तो ये एक दौर चला। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सबको ये उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी को भी थी, उसके विरोधियों को भी आशंका थी, उम्मीद तो नहीं कह सकते, आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस 2019 के चुनाव से बेहतर होगी, तब उसकी सीटों की संख्या घट गई। तो फिर से परिवर्तन के लिए सोचने का समय आया कि क्यों सीटों की संख्या घट गई। सरकार ने इतना अच्छा काम किया, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, और सरकार की जो योजनाएं थीं, लोक लुभावन योजनाएं, आम लोगों के लिए 80-81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, उसके अलावा लंबी सूची है, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय योजना, जन धन योजना, तमाम योजनाओं की झड़ी थी जिससे लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में बदलाव आया। फिर भी पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या घट गई। पार्टी का लक्ष्य बहुत बड़ा था, 400 पार का, 240 पर रुक गई। तो फिर पार्टी को लगा कि ये समय है फिर से सोचने का, रीथिंकिंग का, गलती कहाँ हुई, सुधार क्या किया जाए। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब आज फिर कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है कि भाजपा कोर्स करेक्शन करती है। भाजपा को जब धक्का लगता है, झटका लगता है, तो वो बैठकर सोचते हैं, ड्राइंग बोर्ड पर जाते हैं कि गलती कहाँ हुई और सुधार क्या होना चाहिए। इसलिए आप देखें कि हर हार से भारतीय जनता पार्टी को उभरने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और हर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी, या हर धक्के के बाद भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर उभरती है। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो नैरेटिव वॉर हार गई। उसके पास जो है कोई नया नैरेटिव नहीं था, और विपक्ष का जो नैरेटिव था, देखिए किसी भी नैरेटिव की काट के लिए आपको टारगेटेड मैसेजिंग करनी पड़ती है। जब आप जनरलाइज मैसेजिंग करते हैं तो उसका नतीजा वही होता है जो 2024 में हुआ। विपक्ष ने 2 मुद्दे उठाए, बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन 2 मुद्दे जिनका असर हुआ। एक कि 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 400 आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, और उससे भी ज़्यादा जिस मुद्दे का असर हुआ वास्तव में वोटिंग पर, मतदान पर, वो ये कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अब ये सबको पता था कि ये बिल्कुल झूठा मामला, बीजेपी क्या कोई पार्टी 543 में से 543 सीटें पा जाए तो भी आरक्षण नहीं खत्म कर सकती। लेकिन विपक्ष का ये झूठ चल गया, और भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को काटने में पूरी तरह से असफल रही। कारण क्या था कि जिन वर्गों पर इस मुद्दे का, इस नैरेटिव का असर होना था,
उनको टारगेट करके मैसेजिंग नहीं की गई। जनरलाइज्ड मैसेजिंग हुई कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा करेंगे नहीं। हमने देखिए 10 साल में और उससे पहले भी जब हम 6 साल सत्ता में रहे तो संविधान को मजबूत करने के लिए, आरक्षण को मजबूत करने के लिए, आरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये हमारी ही सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया और तमाम तरह के जो कदम उठाए थे उन सब की बात की। और ये भी कि केंद्रीय योजनाओं में किस तरह से इस वर्ग के लोगों को, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों या पिछड़ा वर्ग के लोग हों, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए क्या क्या किया गया। सरकार ने कैसे बिना भेदभाव के, न जाति के आधार पर तय किया, न मजहब के आधार पर तय किया कि किसको लाभ देना है किसको नहीं। सबको समान रूप से जो उस क्राइटेरिया में आता था, जो उस एलिजिबिलिटी को पूरा करता था, उन सबको लाभ मिला और ये सबने माना भी। इसकी शिकायत कहीं से नहीं हुई कि हम डिज़र्व करते थे, हमको नहीं मिला, दूसरा जो डिज़र्व नहीं करता था उसको मिल गया। जहां गड़बड़ियां हुई वहां स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला। तो ऐसे लोगों को वो उसका लाभ मिल गया जो किसान थे नहीं। इसकी जांच अभी भी चल रही है। इस चक्कर में कई राज्यों का पैसा भी रुका हुआ है, उनमें सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। लेकिन 2024 के चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी ने क्या किया, ध्यान देने की बात यह है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात, उसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि हम विपक्ष के नैरेटिव को काटने में सफल नहीं हुए। उसका कारण भी समझ लिया कि हमने टारगेटेड मैसेजिंग की कोशिश नहीं की। जो वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते थे उनको ये बताने समझाने की कोशिश नहीं की कि ये गलत है और ये क्यों गलत है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। और इस कोर्स करेक्शन का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। हरियाणा जहां सब लोग मान कर चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव में आधी सीटें बीजेपी हार गई, 10 में से 5 हार गई। 2019 के चुनाव में 10 की 10 जीती थी। तो कुल मिलाकर माहौल ये बना कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो रही है। लेकिन जो नैरेटिव चलाया था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी उसी पर निर्भर रही। उसको लगा लोकसभा चुनाव में चल गया है, इस समय भी चलेगा। तो वही कांग्रेस का कैंपेन थीम वही था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए इस बार टारगेटेड मैसेजिंग का अभियान चलाया। जिन वर्गों पर इन बातों का, इस नैरेटिव का असर हुआ, उनको जाकर समझाने बताने की कोशिश की और उनको कन्विंस किया। नतीजा बिल्कुल बदल गया। जम्मू में भी यही हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ा इसका उदाहरण जो है, टारगेटेड मैसेजिंग का कितना बड़ा असर हो सकता है चुनाव नतीजे पर, वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। और इसका कंट्रास्ट भी देख लीजिए। उसी के साथ समझने के बावजूद गलती होती है और गलती की बीजेपी ने झारखंड में। महाराष्ट्र में टारगेटेड मैसेजिंग का काम किया दलित समाज के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में, पिछड़ा वर्ग के बीच में, इन सब में जो है, और खास किसानों के बीच में। किसानों को लेकर जो है वो चाहे प्याज के दाम, चाहे कपास के दाम, इसको लेकर लोकसभा चुनाव में जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई, जो जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया, उस सब की काट पहले से भाजपा ने तैयार की और अपने संगठन को और उसमें जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यापक संगठन, जो ज़मीन पर निचले स्तर पर 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की बैठकें करके जिन्होंने बताने की कोशिश की कि इस चुनाव में भाजपा का जीतना क्यों ज़रूरी है और उसके खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो कैसे गलत है। और आप महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आपके सामने है। झारखंड में बीजेपी को लगा कि घुसपैठियों का मामला, और वो मामला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आंतरिक सुरक्षा से, डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है। तो मुद्दा बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी मैसेजिंग जनरलाइज्ड ढंग में हुई, टारगेटेड नहीं हुई।
जहां इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था वहां सबसे ज़्यादा इसकी कोशिश की जाए इसको समझाने की कि इसके नुकसान क्या है, ये क्यों गलत है, इससे झारखंड के लोगों का और जिस इलाके में ये हो रहा है उन लोगों का क्या नुकसान होने वाला है। उनको या तो इस तरह से समझाने की कोशिश नहीं हुई या जिन्होंने कोशिश की उनको समझा नहीं पाए। तो झारखंड बीजेपी हार गई, जो लग रहा था कि शायद जीत सकती है। एंटी इनकम्बेंसी थी ही हेमंत सोरेन के सरकार के खिलाफ, इसके बावजूद बीजेपी नहीं जीत पाई और महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। विपक्ष का सफाया हो गया। आज तक उसका रोना विपक्ष रोता है। कभी इलेक्शन कमीशन पर जो है आरोप लगाता है, कभी जो है किसी और बात के लिए जो है जिम्मेदार ठहराता है। चुनाव नतीजे में विपक्ष ने कोई गलती की महाराष्ट्र में, इसकी बात विपक्षी दल वहां नहीं करते। तो ये भाजपा का जो तीसरा परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, मैं कहता हूं परिवर्तन की लहर शुरू हुई है। अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों जो आने वाले विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 29 में लोकसभा चुनाव, उनमें इस रणनीति पर चलती है तो उसका चुनावी लाभ उठाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये समझने में देर नहीं लगाई और कोर्स करेक्शन में भी देर नहीं लगाई कि गड़बड़ कहाँ हुई 2024 में। 2024 में सीटें कम इसलिए नहीं हुई कि सरकार अलोकप्रिय हो गई, इसलिए सीटें कम नहीं हुई कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हो गई, इसलिए सीटें कम नहीं हुई कि सरकार का कामकाज खराब था, उससे लोग असंतुष्ट थे, इसलिए नहीं कम हुई कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए नहीं कि विपक्ष से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए नहीं कि विपक्ष की बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन विपक्ष का जो प्रचार था उसमें एक बड़ा वर्ग फंसा और भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में कि हम जो कहेंगे उसी बात को लोग मानेंगे, विपक्ष की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और वो इस गलतफहमी में रही और इसका नतीजा हुआ कि 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई। तो ये जो परिवर्तन की लहर, ये अभी शुरुआत हुई है इसकी। मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें और इम्प्रूवमेंट करेगी, इसको और ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। उसको समझ में आ गया है कि संगठन, सरकार और संघ, इन तीनों की ताकत अगर मिलकर काम करती है तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तीनों अलग अलग दिशा में अगर काम करते हैं तो उसका लाभ नहीं होता। और ये परिवर्तन जो है वो पूरे विपक्ष के लिए बहुत बड़े संकट का संकेत है, संदेश है। इसके विपरीत विपक्षी खेमे में आपको बिखराव ही बिखराव दिखाई देता है। तो वो बीजेपी का रास्ता आसान बनाता है, लेकिन बीजेपी को वो कॉम्प्लेसेंट भी बना सकता है कि विपक्ष में इतना बिखराव है कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये भाव आया तो मुश्किल हो जाएगा। अब बीजेपी की असली परीक्षा, वैसे तो बिहार में है अगला चुनाव, और वहाँ मुझे लगता नहीं, वहाँ तो राजनीति जो है पिछले 20-25 साल से बड़ी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ होंगे, जिस पार्टी के साथ होंगे, वो सत्ता में आएगी, और इस बार भी वही लग रहा है। लेकिन असली परीक्षा जो है बीजेपी के इस परिवर्तन की लहर की होगी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में। क्या भाजपा इसके लिए तैयार है? क्या भाजपा ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है? इसका जवाब 2026 की मई में मिल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।